ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात सरदार शहर उपचुनाव के रण की। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि विकास के मुद्दे पर सरदार शहर जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। सरदार शहर से बड़े अंतर से कांग्रेस जीतेगी। पंडित भंवरलाल शर्मा के अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। तो आपको बता दें कि दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा है, जिनको बतौर प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़ा किया है और उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। निश्चित रूप से हम पंडित जी द्वारा किए गए कार्य जो पिछले सन 1985 से लेके पिछले आम चुनाव तक 7 बार वो यहाँ से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्होंने भरपूर विकास के काम इस क्षेत्र में कराए हैं और जनता के दिलों में जगह बनाई है। और माननीय गहलोत जी सरकार ने 4 साल में पिछले जो जनता के हितों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेगी। तो वहीं गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। क्या है पार्टी की रणनीति और किस तरह से पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी, आइए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से। कटारिया साहब, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन अब आरएलपी उम्मीदवार ने भी मैदान में ताल ठोक दी है। किस तरह से देख रहे हैं आप अब इस चुनाव को? मैं सोचता हूं कि बीजेपी अब की बार वहां सारे ही लोग एक साथ मिल करके प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। और पहले दिन मेरी उनसे यही प्रार्थना थी कि अगर हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो ये सीट जीत सकते हैं। और कल जो मैंने जाकर के देखा, जिस प्रकार का मंच और जिस प्रकार से लोगों में जो उनके चेहरे पर और जो रिस्पॉन्स मिल रहा था, वो इस बात को बताता है कि मामला बीजेपी के पक्ष में है। वर्कर वहाँ है बहुत बड़ी तादाद में। मेरे यहाँ भी इतना वर्कर नहीं होगा जितना वर्कर वहाँ है। तो और दूसरा क्या है, भंवरलाल शर्मा एक शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था। कौन सा किधर मारना किधर नहीं मारना, लेकिन उसके लड़के में ये काबिलियत नहीं है। एक दूसरा है कि उस सोच ये पैदा हुई है कि क्या यार एक ही एक आदमी एक ही घर से लड़ता रहेगा, तो ये भी पहले भी घूमता था ये, लेकिन कई कैंडिडेट खड़े होने से जाति समाज का इधर से इधर कुछ टुकड़े हो जाता था, पर वो भी अब की बात बिखराव नहीं होगा। एक और मैं जहां तक समझता हूं, जो सरकार जैसी चली 4 साल तक, और सरकार के इस समय जो मंत्री और संतरी और उनके एमएलए जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और राजस्थान का मुखिया जैसा मौन होकर के बैठा है, न कभी बोलता है, और जो उनके प्रभारी थे उन्होंने त्यागपत्र और दे दिया है, इसका मतलब पार्टी अब अंतिम बिखराव की ओर जा रही है। ऐसे समय में अब 11 महीने का कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि क्या तो आसमान धरती पे उतार देंगे, और जो अब तक नहीं उतार पाए वो अब क्या उतार देंगे। केवल और केवल चक्करबाजी होगी, इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के खिलाफ जाएगा। सरदार शहर उपचुनाव का संग्राम छिड़ चुका है। आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जाट समाज से आपको बता दें कि ये ताल्लुक रखते हैं। लालचंद मुंड जाट परिषद ने भी तीसरे मोर्चे को समर्थन दिया है। दुग्ध डेयरी संघ के अध्यक्ष भी लालचंद मुंड रह चुके हैं। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस और अब आरएलपी की ओर से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। तो सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के अशोक पिंचा को अब दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा टक्कर देंगे। अनिल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सरदार शहर का संग्राम। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन सरदार शहर को अपना सरदार चुनना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है।
पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस को वॉक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड चला है, तो बीजेपी ने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दांव लगाकर जंग के संकेत दे दिए हैं। पिंचा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार तो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12-12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई। आपको बता दें कि अशोक पिंचा सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वे चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने हैं अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से 2000 तक अनिल शर्मा नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। सरदार शहर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 की फाइनल जंग से पहले ये सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि पंडित भंवरलाल शर्मा यहां से 6 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सकी है, लेकिन देखना होगा कि 4 दिसंबर की वोटिंग में सरदार शहर किसे अपना सरदार चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि नौजवान मजदूर की हालत खराब है, कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। किसानों को जब प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए तो प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी देंगे, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट एक दाम तय हो जाता है और उसमें वो होता है लागत के मुताबिक कि इससे नीचे जाएगा तो सरकार बाजार में इंटरवीन करेगी। तो उसको नहीं कर रहे हैं और उसको ना करने से किसान को जबरदस्त हानि हो रही है। और उसको आप अंदाज लगा, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। आज से 10 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं में जितना सामान आता था उसका आज 2/3 आता है। खेती वही है, पैदावार वही है, किसान वही है, लेकिन वो बिना जाने गरीब हो रहा है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। तो ये बहुत क्रूशियल मैटर है एमएसपी का। ये अगर लागू नहीं होगा तो ये देश में आंदोलन छिड़ेगा, अफरा तफरी होगी, लॉलेसनेस होगी। इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं और सरदार शहर उपचुनाव का रण छिड़ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जनसभा को यहां पर वे संबोधित करेंगे। तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर इसे दोनों ही पार्टियां सीरियस ले रही हैं। इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि इसे लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुख्यमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं चूरू के सरदार शहर से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से धर्मांतरण पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि धर्मांतरण करने वाले लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहिए ताकि आसानी से धर्मांतरण नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग के टीएसपी क्षेत्र में SC/ST समुदाय के लोगों की गरीबी और बदहाली का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है और वहां पर बलपूर्वक लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को भी संसद में उठाया जा चुका है और राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर नजर डाला जाए। SC विशेषकर आदिवासी इलाका जो है टीएसपी जिसको कहते हैं उदयपुर संभाग का,
वहाँ उनकी गरीबी का, उनकी बदहाली का फायदा उठाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। इस मामले को मैं कई बार उठा भी चुका हूँ। एक बार वहाँ से दर्जनों लोगों को मैंने बुलाया था जयपुर में और अजय माकन जी से मिलवाया था, जिसमें धर्मांतरण उस समय बड़े पैमाने पर हो रहा था। 6 महीने पुरानी बात है। तो फोर्सफुल प्रलोभन देकर सब तरह से धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन की चिट्ठी के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज होने लगी है। बुधवार को अजय माकन की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई चिट्ठी में सामने आई थी कि जिसमें उन्होंने राजस्थान के प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ने की बात कही थी। चिट्ठी के सामने आने के बाद अब एक बार फिर से पायलट गुट सक्रिय है। पहले वेद प्रकाश सोलंकी और अब राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने मांग की है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले राजस्थान में परिवर्तन हो जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक एमएलए की राय आला कमान को लेनी चाहिए और प्रदेश में चल रही असमंजस की स्थिति को दूर करना चाहिए। कांग्रेस में एक मजाक सा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। अरे भाई, जो स्थिति है, आपको जो करना है, 1 साल बाकी है, राज में आना है, जो भी 1 साल के भीतर आपको करना चाहिए वो आप इमीडिएटली राहुल जी की यात्रा से पहले कर दीजिए और एक झटके के हिसाब से बिना चिंता किए आप उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, आलाकमान जो भी फैसला करे नहीं उसको लाने के लिए, उनको इमीडिएटली, क्योंकि ये राहुल जी की यात्रा है, ये गेम चेंजर है राजस्थान का। इसी बात की तो पीड़ा इसमें झलक रही है और इसी बात का तो दुख है। आज आम कांग्रेस जन को जो दुख है और तकलीफ है वो एक हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है उनको ये कहना पड़ा भाई 25 तारीख को आज 51 दिन हो गए, लोग गिन तो सब रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को जो कि हमारे आलाकमान कहे जाते हैं उनको भी ये याद दिलाना पड़ा कि 51 दिन तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसलिए पीड़ा को रखते हुए उन्होंने अपने आप को कहा है कि मुझे राजस्थान से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, मैं इसमें अपना भागीदारी नहीं निभा पाऊंगा। भाई यही तो रोना है कि विधायक दल की बैठक होनी थी, उसके नतीजे क्या निकले और कैसे हुई, और वो पेंडेंसी जो पड़ी हुई है जिस पे आम कार्यकर्ता और आम नेता असमंजस की स्थिति में, क्या वो असमंजस मिटाना नहीं चाहिए? वो असमंजस कैसे मिटेगा? वो मिटेगा आलाकमान के द्वारा, वो मिटेगा हमसे सब एमएलए से बात करके और उसकी पीड़ा पूछकर और उसके तहत फैसले करने से। तो ये जितना जल्दी हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। राहुल जी की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा हो जाएगी। उनका जो सोच है, अपने मन की बात है, बदलाव होगा और अगली सरकार आएगी, आप चिंता ना करें, क्योंकि वो इस आंकलन से कह रहे हैं कि पहले 21 रह चुकी हैं, तो वो आंकड़ा जब चल के आता है तो वो थोड़ा घटता हुआ आता है। तो वहीं माकन की चिट्ठी को लेकर रामेश्वर डूडी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पहले भी निपटारा हुआ है और आगे भी निपटारा कर लिया जाएगा। माकन पर फैसला आला कमान को लेना है। कांग्रेस दिल्ली में कमजोर हुई है, मजबूत करने की जरूरत है। माकन ने दिल्ली कांग्रेस को मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। माकन ज्यादा समय दिल्ली में देना चाहते हैं, इसका फैसला आला कमान करेगा। माननीय नेता जो माकन साहब है, बड़े नेता है कांग्रेस के अंदर, उनका सिर्फ ध्येय और लक्ष्य है, वो कोई गुटबाजी या उसमें नहीं है। प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश के अंदर देखो, परिवार, कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। आला कमान ने बैठ के उसका निपटारा भी किया है, छोटी मोटी कोई बात होगी तो उसमें और निपटारा हो जाएगा। माकन साहब ने जो अपनी इच्छा जाहिर करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, क्योंकि देश के अंदर यदि कमज़ोर हुई है कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली के अंदर भी मजबूत करने की जरूरत है। माकन साहब हमारे कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, अच्छे सोच के धनी हैं, अच्छे विचार के धनी हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हमें दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है, इसलिए ज़्यादा समय दिल्ली में देना चाहते हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी, आगे आला कमान तय करेगा क्या। तो वही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा
कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटों पर अटक जाएगी। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि गुजरात में बड़ी संख्या में राजस्थानी रहते हैं और उनकी लगातार बात होती है। ऐसे में उन्होंने गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 130 से 135 सीटें आने का भी दावा किया है। वहीं कांग्रेस की 30 से 35 सीटें आने की बात कही। अभी तो वहाँ जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में आएगा। हिमाचल की मेरे को जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ मानते हो गुजरात में? मेरे को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें 3-4 सीट आम आदमी पार्टी की आ सकती है। बाकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं। बीजेपी 130-135 पर जाएगी, कांग्रेस 30-35 सीट ले लेगी और आप पार्टी 3-4 पर अटक जाएगी। ऐसा जो वहाँ मैं अपने मिलने जुलने वाले हैं जो गुजरात में रहते हैं, अपने राज्य के लोग भी वहाँ बहुत हैं, उनकी सूचना के आधार पर कह रहा हूँ। और 21, 22, 23, 24 तक मेरी बार ड्यूटी लगाई है, तब मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकूँगा। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली और शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन रोड का निर्माण अधूरा है, जिसके चलते आए दिन लोग जाम का सामना कर रहे हैं। काफी समय से क्षेत्र के लोगों की मांग है कि शाहपुरा में अधूरा पड़ा फ्लाईओवर जल्द पूरा हो और जयपुर तिराहे पर एक नए फ्लाईओवर का निर्माण हो। निर्माण के लिए सरकार ने राशि भी स्वीकृत कर रखी है, लेकिन पता नहीं काम किस कारण से रुका पड़ा है। कार्य पूरा नहीं होने की वजह से आमजन को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जयपुर तिराहे पर रोड क्रॉसिंग और दिल्ली तिराहे पर अधूरे पड़े फ्लाईओवर निर्माण के कारण हाईवे पर जाम लगा रहता है। जाम की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं समस्या को लेकर लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज भी हाईवे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजमार्ग 48 पर शाहपुरा में अधूरे फ्लाईओवर और जयपुर तिराहे पर आए दिन जाम की समस्या रहती है। काफी समय से क्षेत्रीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो अधूरा फ्लाईओवर पड़ा है उसको कंप्लीट किया जाए और जयपुर तिराहे पे एक नया फ्लाईओवर बनाया जाए। सरकार ने इसके लिए कुछ राशि भी स्वीकृत की है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि किस कारण की वजह से अभी तक जो निर्माणाधीन कंपनी है वो अपना काम शुरू नहीं कर रही। जयपुर तिराहे जाम लगने का मेन कारण ये है कि जयपुर शाहपुरा में घुसने वाला एक ही मेन रास्ता है, बाहर निकलने वाला एक ही है। और जयपुर से जो भी गाँव से आते हैं या गाँव से वापस जाते हैं शाम के टाइम में, कोई दुकानदार हो व्यापारी हो। और खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां जाजे कला गांव में पेयजल समस्या से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मटके फोड़कर विरोध भी जताया और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि गांव में करीब 1 माह से नालों में पानी नहीं आ रहा। पेयजल समस्या गहराने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है और लोगों को निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। शाहपुरा के निकट जाजे कला गांव में पेयजल समस्या से लोग त्रस्त हैं। एक महीना से पानी कौन आ रहे हो, ना कोई सरपंच आ रहे हो, ना कोई सेक्रेटरी आ रहे हो। सुबह 8 बजे से मैं धरनो दे मिले से ना कोई भी बेकोनर, ना कोई जल्दाई भी गाड़ा कर दिया और नहीं बक पानी को बो लो तो मैं जाने जो रोड जाम करा हाईवे जाम करा कोई पानी की कोई सुनाई सुन करे। 1 महीने से मैं परेशान हो रहा था और बिल्कुल खारो पानी आओ। पहली बात तुम्हारा मीठो पानी चाहिए, खारो पानी कौन चाहिए। और दूसरी बात इन्हें सब परेशान हो रही है, न कोई सरपंच आ रहे हो, न कोई सेक्रेटरी आ रहे, न कोई अधिकारी। और बात उदयपुर की, जहां पर आगामी 5 से 7 सितंबर को G20 शेरपा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम पूरे दमखम के साथ जुटा हुआ है। ऐसे में निगम द्वारा कई जगह पर फुटपाथ पर लगे ठेले भी हटाए जा रहे हैं। वहीं ठेले हटाने के विरोध में आज ठेले व्यवसायी मजदूर संघ ने निगम के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। 2022 को G20 का शेरपा सम्मेलन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन 9 दिसंबर को हमारा नगर निगम उदयपुर का उड़ान दस्ता अधिकारी और कर्मचारियों के साथ फतेहपुरा से जो पुला रोड है वहाँ पर गया और जो 25-30 ठेले वाले पर बरसों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं,
जिनका नाम सर्वे में भी है, कुछ को तो सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, उनको ये कहा कि भाई आपको यहाँ पर नहीं रहना और ये सम्मेलन हो जाए तब तक आपको यहाँ पर अपना व्यवसाय नहीं करना है। उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टर में इकट्ठे हुए और यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना है हमारे देश में 2014 में, उसने ये अधिकार दिया है किसी। और अब आपको खबर दिखाएंगे जब मेयर किसान बनी। जी हां, जयपुर ग्रेटर निगम मेयर का किसान अवतार देखने को मिला। सौम्या गुर्जर ने खेत में निकाई और गुड़ाई की, किसानों की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की और कड़ी मेहनत करते हुए सौम्या गुर्जर खेतों में नजर आई। उन्होंने कहा किसान कड़ी मेहनत करते हैं जिसका उन्हें फायदा मिलना चाहिए। तो मेयर सौम्या गुर्जर का अनोखा अंदाज देखने को मिला और खेतों में किसानी करती हुई सौम्या गुर्जर नजर आई। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने किसानों की उन्नति के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेयर सौम्या गुर्जर का अनोखा रूप जब वो खेतों में उतर आई और किसानों के साथ उनका हाथ बंटवाया। और सरदार शहर उपचुनाव के रण को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो उपचुनाव को लेकर जो रण है मैदान सज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं और आज चुनाव प्रचार को लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार शहर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही समय में बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें वे संबोधित करेंगे। हमारे लोकप्रिय सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे प्रदेश के मुखिया। महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।